अब तक हमने अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 तक पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम इसमें अध्याय 3 उपयोगिता रॉस नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि उपयोगिता क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं तथा उसके कितने प्रकार होते हैं, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्या माप होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम अब उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं कि उपयोगिता क्या होती है, वास्तव में उपयोगिता है क्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकता विशेष की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जाती है। मतलब जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो उसकी जब पूर्ति की जाती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो, तो वो क्या कहलाती है, उसकी उपयोगिता कहलाती है। मतलब ये एक प्रकार की शक्ति होती है। कौन? उपयोगिता एक प्रकार की शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जा सकती है। ठीक। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति से है। मतलब अर्थशास्त्र में भी उपयोगिता का अर्थ किससे किया जाता है? जहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो वस्तु रूप में हो या फिर सेवा रूप में हो, उसकी पूर्ति की जाती है, वह क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक। चाहे वो वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक, फिर वो वस्तु कैसी भी हो, चाहे वो उसको लाभ प्रदान करने वाली हो या हानि प्रदान करने वाली हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उससे अगर वह उसके लिए आवश्यक है तो वह उसकी पूर्ति करना क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक। उदाहरणार्थ, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, परंतु एक शराबी के लिए शराब भी उपयोगिता रखती है क्योंकि इसमें उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे ये बहुत ही एक उदाहरण बताया है उन्होंने कि जैसे शराब जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अपन क्या सोचते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए कैसी है? हानिकारक है, लेकिन एक शराबी के लिए वह क्या है? उपयोगिता रखती है। मतलब उसके लिए वह आवश्यक होती है उसकी, तो उसकी पूर्ति करना क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक। ये तो हुआ उपयोगिता का अर्थ। अब हम उपयोगिता की परिभाषा पढ़ेंगे। जॉन रॉबिन्स के शब्दों में उपयोगिता की परिभाषा दी गई है। उपयोगिता वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहते हैं तथा यह तथ्य कि लोग वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं यह दर्शाता है कि उन्हें उसकी क्या है? उपयोगिता है। मतलब उपयोगिता का एक बताया गया है उपयोगिता के बारे में कि यह एक ऐसा गुण होता है कि उसको देखने के बाद में लोग क्या करते हैं? उसको खरीदने की इच्छा जागृत होती है, वह उसे खरीदना चाहते हैं तथा उसके खरीदने पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये वस्तु को देखकर उसको खरीदने की इच्छा तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं भी होती है। आइए हम उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता किसी वस्तु की निजी गुण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो वस्तु की उपयोगिता को मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। एक वस्तु से ही अलग अलग मानसिक स्थितियों में भिन्न भिन्न उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, संभव है कि एक व्यक्ति गुलाबी रंग की शर्ट पहनकर अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव करता हो, जबकि वही शर्ट दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद न हो। मतलब एक प्रकार से ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु द्वारा एक व्यक्ति की क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। एक व्यक्ति को उसकी पसंद आ सकती है, वस्तु पसंद आ सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही वस्तु जो है दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो? पसंद आए। मतलब इनकी क्या धारणा कैसी होती है? आत्मनिष्ठ धारणा कैसी होती है? अलग अलग होती है। मतलब व्यक्ति की मानसिक स्थितियों के अनुसार उनकी उपयोगिता क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका दूसरा पॉइंट है, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए कि यह वस्तु ज़्यादा पैसे की है तो यह बेची जाए, ये कम पैसे की है तो इसको बाद में बेचा जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको लाभ के ऊपर नहीं, जहाँ व्यक्ति की क्या होती है, जिसको
जो वस्तु व्यक्ति को चाहिए वही वस्तु वह खरीदेगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग है। मतलब इसमें क्या बताया कि उपयोगिता मतलब हमें किस वस्तु का उपयोग करना चाहिए, और लाभदायकता हमें उस वस्तु को बेचने के बाद उसके बाद हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। संभव है एक वस्तु लाभदायक न हो परंतु किसी वस्तु विशेष के लिए क्या हो, उपयोगी हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए वो वस्तु क्या हो, लाभदायक ना हो, लेकिन उसकी अगर आवश्यकता उस व्यक्ति को है तो वह उसकी क्या हो जाएगी, उपयोगिता हो जाएगी। जैसे इसमें उदाहरण बताया है, सिगरेट का उपयोग लाभपूर्ण न होते हुए भी सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से उपयोगी है। मतलब जो सिगरेट क्या है, स्वास्थ्य के लिए किसी है हानिकारक है, लेकिन वह अगर कोई उपभोक्ता है, उसका उत्पादन उसका खरीदने वाला अगर होगा, उसको बेचने के उद्देश्य से अगर कोई अपना व्यापार करने के उद्देश्य से उसको अगर खरीद रहा होगा तो यह उसके लिए क्या होगा, लाभदायक हो। मतलब जो है उपभोक्ता के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। मतलब वह एक स्वास्थ्य के लिए लाभपूर्ण न होते हुए भी उसके विक्रय करने की दृष्टि से क्या है, उसके लिए उपयोगी है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उपयोगिता को और लाभदायकता को एक साथ हम समानित नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला है, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। विभिन्न वस्तुओं का उपभोग सामाजिक मान्यताओं से अनैतिक होता है या कानूनी दृष्टि से गलत होता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से यह उपयोगी होता है। मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई वस्तु ऐसी रहती है कि वह जो है सामाजिक मान्यता के आधार पर कैसी होती है, अनैतिक होती है। मतलब उनका उत्पादन नहीं करना चाहिए, उनको गलत होती है कानूनी दृष्टि से, लेकिन वह आर्थिक दृष्टि से कैसी होती है, लाभदायक होती है, उपयोगी होती है। जैसा उदाहरण है, भारत में शराब के उपयोग की साधारणतः निंदा की जाती है तथा लोग इसे नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं, परंतु शराबी इसे उपयोगी समझता है। मतलब क्या बताया गया है कि जो वस्तु जो है अपने लिए अनैतिक हो, अपनी मान्यताओं के विरुद्ध हो, लेकिन अगर कोई शराबी है, शराब पीने वाला है, तो उसके लिए तो वह क्या होगी, उपयोगी होगी। इसलिए जो है उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। अगला पॉइंट है, उपयोगिता अमूर्त होती है। उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता है और न तो देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है, यह केवल महसूस किया जा सकता है। मतलब हमें अमूर्त होती है, मतलब जिसको ना छुआ जा सके ना देखा जा सके। इस प्रकार हम उपयोगिता को देख सकते हैं क्या, कि ये इस प्रकार दिखती है या इस प्रकार की होती है। इस प्रकार हम उपयोगिता को कोई किसी प्रकार से कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, न उसे देखा जा सकता है न उसे स्पर्श किया जा सकता है, केवल उसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसलिए उपयोगिता क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक, अगला पॉइंट है, उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर होती है। मतलब जो उपयोगिता होती है वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर किस प्रकार निर्भर होती है। सभी वस्तुएं सभी व्यक्ति के लिए प्रत्येक प्रकार समय पर समान रूप से उपयोगी नहीं होती है। जैसा मैंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर दो व्यक्ति हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो वस्तु खरीदे वही दूसरा व्यक्ति भी खरीदे। उसकी कुछ उपयोगिता, उसकी आवश्यकताएं कुछ अलग हो सकती है। ठीक, तो दोनों जो वस्तु है और उपभोक्ता, उनका जो है संबंध अपने आप पर क्या होती है, निर्भर होती है। वो अलग अलग हो सकती है, समान रूप से कोई भी व्यक्ति जो है वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ, पानी एक प्यासे व्यक्ति के लिए उपयोगी है परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसे प्यास नहीं लगी है। मतलब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया है कि जैसे पानी जो है, अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो अगर उसमें पानी दिया जाए तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास ही नहीं लगी है उसे अगर पानी देंगे तो उसके लिए कुछ उपयोग है क्या उसका, नहीं, वह तो उसके लिए अनुपयोगी होगी। इस प्रकार से ये हमारी उपयोगिता की विशेषताएं समाप्त हुई। अब हम उपयोगिता की माप किस प्रकार करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता को मापने के संबंध में दो विचार है। मतलब उपयोगिता को जो मापन किया जाता है उसके कितने विचार बताए गए हैं, दो विचार बताए गए। एक गणनावाचक दृष्टिकोण और एक क्रमवाचक दृष्टिकोण।
जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण, ये दो प्रकार के क्या है, उपयोगिता की माप जो है मापने की के लिए जो विचार किए गए हैं उसके संबंध में वह है, ये दो दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक तथा क्रमवाचक शब्दों को गणित से लिया गया है। गणित में 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याओं को गणनावाचक संख्याएं कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक संख्या का एक निश्चित आकार होता है, इसलिए विभिन्न संख्याओं की तुलना में एक दूसरे से नहीं की जा सकती। मतलब एक जो है 1, 2, 3, 4 इन सभी का अपना अपना क्या होता है, स्वरूप होता है, इसलिए इसकी 1 की तुलना 2 से नहीं की जा सकती, 2 की तुलना 3 से नहीं की जा सकती। यह होती है गणनावाचक संख्याएं। ठीक है, इसके संबंध में कहा जाता है कि संख्या 2 संख्या 1 से दुगनी है, 4 से आधी है। इसके विपरीत जब संख्याओं को क्रमानुसार रखा जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि में रखा जाता है, तो वह क्रमवाचक संख्या है। मतलब जब क्रम के रूप में 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रमानुसार जब संख्याओं को रखा जाता है तो वह क्रमवाचक संख्याएं कहलाती है। और जब उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे गणना करके रखा जाता है तो वह गणनावाचक संख्याएं कहलाती है। ठीक, इन संख्याओं का क्रम तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार का पता नहीं होता है। मतलब इनका क्रम जो है एक इसमें होता है, एक क्रमानुसार होती है, लेकिन उनके आकार का किसी भी प्रकार से कोई बताना संभव नहीं है, उनकी तुलना करना संभव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, ये संख्याएं एक क्रम को तो बताती है, अर्थात यह तो बताती है कि द्वितीय अधिक है तो प्रथम से तथा कम है तृतीय से। मतलब उनकी क्या की जाती है, एक प्रकार से तुलना की जाती है कि जो द्वितीय संख्या है वो प्रथम से कम है और तृतीय से अधिक है। इस प्रकार से उनकी क्या की जाती है, क्रम में उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताया जाता है, उसको क्रम में रखा जाता है। तो ये होती है क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक, इसी विचार पर आधारित उपयोगिता के माप के दो दृष्टिकोण, प्रथम गणनावाचक उपयोगिता तथा द्वितीय क्रमवाचक उपयोगिता। मतलब इसके जो दो दृष्टिकोण के आधार पर उनको दो भागों में बांट दिया गया कि पहला होता है गणनावाचक उपयोगिता और दूसरा बताया है क्रमवाचक उपयोगिता। उपयोगिता का गणनावाचक विचार मार्शल तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। मतलब गणनावाचक विचार किसके द्वारा दिया गया है, मार्शल तथा उनके कुछ साथी अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार उपयोगिता को मोटे रूप में द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। मतलब उपयोगिता को किसके रूपी, द्रव्य रूपी पैमाने से माप सकते हैं। द्रव्य रूपी पैमाना मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को द्रव्य के रूप में, जैसे दूध, पानी, तेल, इसे द्रव्य के रूप में मापा जाता है। उसका जो पैमाना होता है उस रूप को क्या कहते हैं, द्रव्य रूपी पैमाना कहा जाता है। ठीक, एक व्यक्ति किसी की वस्तु की कीमत उतनी ही देना चाहता है जितनी उसे उसकी उपयोगिता। मतलब एक व्यक्ति है, उसने अगर जितनी वस्तु खरीदी हो उतनी ही वस्तु का क्या करेगा, वो पैसे देगा। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति पुस्तक के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार हो तो उसके लिए पुस्तक की उपयोगिता 50 रुपये के बराबरी होती है। मतलब अगर व्यक्ति को किसी की पुस्तक की कीमत अगर 50 रुपये बताई है तो वह उसको 50 रुपये की वैल्यू से ही क्या करता है, पढ़ता है। उसके लिए उस किताब की कीमत क्या होगी, उपयोगिता 50 रुपये के बराबर ही होगी। गणनावाचक उपयोगिता विचारधारा के अनुसार वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को न केवल मापा जा सकता है वरन उसकी तुलना भी की जा सकती है। जो गणनावाचक में क्या है, एक प्रकार से हम माप तो सकते ही है, साथ में उसकी तुलना भी कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को सेब से 20 उपयोगिता तथा केले से 10 उपयोगिता प्राप्त होती है, इसका अर्थ है उसे केले की तुलना में सेब से दुगनी उपयोगिता प्राप्त हुई। मतलब अगर एक व्यक्ति सेब और केले दोनों चीज़ बेच रहा है, उसे अगर सेब से 20 रुपये ज़्यादा प्राप्त 20 रुपये में बिक रहे हैं और केले जो है 10 रुपये में बिक रहे हैं, तो उससे जो है सेब में क्या हो रही है, दुगनी प्राप्त हो रही है उपयोगिता। इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, इसके विपरीत क्रमवाचक उपयोगिता का विचार हिक्स, एलन आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार उपयोगिता की माप संभव नहीं है।
हम यह तो कह सकते हैं कि व्यक्ति केले की तुलना सेब अधिक पसंद करता है, परंतु कितना यह बताना संभव नहीं है। मतलब क्रमवाचक उपयोगिता में क्या बताया गया है कि जो गणनावाचक उपयोगिता में हम बताते हैं कि 20 रुपये के केले सेब खरीदे और 10 रुपये के केले खरीदे, तो इसका क्या की जाती है, तुलना कर रहे हैं कि इसने दुगुनी मात्रा में विक्रय किया और इसने क्या किया, कम मात्रा में विक्रय किया इस वस्तु का। लेकिन क्रमवाचक में ऐसा नहीं होता है। क्रमवाचक में क्या होता है कि उसको क्रम के रूप में देखा गया है। और आधुनिक जो अर्थशास्त्री बताए गए हैं हिक्स और एलन, इन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी उपयोगिता की माप करना क्या है, संभव नहीं होता है। व्यक्ति जो है अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है और उसके लिए यह बताना संभव नहीं है कि वह वस्तु कितनी खरीदता है, मतलब कितनी पसंद है। ठीक, ये होते हैं उपयोगिता के माप की। उपयोगिता को किस प्रकार दो बराबर विचारों के अनुसार मापा जाता है, जैसे उसे गणनावाचक गणना के आधार पर और क्रम के आधार पर उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको मापा जाता है। अब हम उपयोगिता के प्रकार की ओर चलेंगे। उपयोगिता के प्रकार कितने होते हैं? उपयोगिता के 2 प्रकार होते हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। मतलब कुछ सीमा तक उपयोगिता और उसकी संपूर्ण उपयोगिता। जैसे उनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसकी सीमांत का मतलब क्या होता है, कुल मतलब क्या होता है। इस प्रकार हमें उनके नामों से ही ज्ञात हो रहा है। ठीक, अब हम सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उपयोगिता का पहला प्रकार है। एक अतिरिक्त इकाई सीमांत इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो इकाई रहती है, एक्स्ट्रा जो यूनिट रहती है, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट मतलब अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, मतलब जो अतिरिक्त इकाई है जिसका हमें जो हमारे लिए क्या है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वह हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वह अतिरिक्त रूप में बनाई गई है। उस इकाई का उपभोग करने पर जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त होने वाली राशि होती है, जो हमें प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है, वह क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मतलब अतिरिक्त इकाई का उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि को बताती है जो कि उपभोक्ता की वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से प्राप्त होती है। मतलब दूसरे शब्दों में क्या बताया जाता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है, जो अतिरिक्त वस्तु बन गई है, अतिरिक्त इकाई है, उसका उपभोग से जो प्राप्त हुई राशि है, प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, वह क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। मतलब जो एक एक्स्ट्रा वस्तु बनी है उसका उपभोग करने पर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, जो हमें लाभ प्राप्त होता है, वह क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। मतलब सीमांत मतलब कुछ समय तक ही, कुछ सीमा तक जो उत्पादन किया जाता है, उससे अगर अतिरिक्त कोई इकाई का उत्पादन हो जाता है तो उसका उपभोग करने पर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये है प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा। उदाहरणार्थ, एक वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने पर यदि कुल उपयोगिता 40 है तथा दूसरी इकाई का उपभोग करने पर कुल इकाई बढ़कर 70 हो जाती है, तो दूसरी जो अतिरिक्त, मतलब क्या है, यहाँ पर पहले हमने कितनी उपयोगिता की थी, 40, उसके बाद में कितनी हो गई, वो बढ़कर 70 हो गई। मतलब 30 उपयोगिता क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। मतलब पहले उस वस्तु के उत्पादन कितना किया जाता था, 40 किया जाता था, और बाद में वो वस्तु का उत्पादन 40 से बढ़कर 70 हो गया, तो कितनी मात्रा में बढ़ा उसकी उपयोगिता, 30 मात्रा से बढ़ी उसकी उपयोगिता, इसलिए वो क्या कहलाएगी, उसकी उपयोगिता क्या, 30 इकाई क्या होगी, उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यह तो हुआ सीमांत उपयोगिता के बारे में। अब हम कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे कि कुल उपयोगिता क्या होती है।
वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब जो वस्तु की सभी का एक वस्तु का उत्पादन हुआ उसमें जितनी सभी कुल इकाइयाँ जो होती है, कुल उपभोग जो होता है उन सभी से जिससे कि उपभोक्ता की क्या हो, उपयोगिता पूर्ण हो, तो उसे क्या कहलाते हैं, कुल उपयोगिता। कुल मतलब टोटल, जिसमें हम बता सकते हैं कि जहाँ पर उसके नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल जो है किस प्रकार से उपयोगिता होती है, तो वस्तुओं की जितनी इकाइयों में उसको उत्पादन किया गया उन सभी का उपभोग हो जाता है, तो उसे क्या कर लेते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में क्या बताया गया है, कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से संबंधित सीमांत उपयोगिता के योग होती है। मतलब क्या बता सकता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उन सभी का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, और उन सभी का उपभोग करने पर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वह होती है कुल उपयोगिता। ठीक, यदि कोई उपभोक्ता 5 इकाइयों का उपभोग करता है तो उन्हें 5 इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है 5 इकाइयों का उपभोग करता है, 5 इकाइयाँ अगर खरीदता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो उसके बाद में जब हमें 5 इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, अब हमें तालिका अ देखेंगे, जैसे सेब की इकाइयाँ, सीमांत उपयोगिता और कुल। इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। यहाँ सीमांत उपयोगिता पहले 40 थी, फिर 30 20 10। अब धनात्मक मतलब प्लस करते हुए चलना है, और ये नीचे है 0 और 8 मतलब -8 ऋणात्मक रूप में है। अब ये हमारी हो गई सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता कैसे होगी, 40 और ये 30 कितने हो गए, 70 और 20 90 और 10 100। ठीक है, 100 में 0 जोड़ेंगे कितने आएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी भी हमारा क्या होगा, 100 का 100 ही आएगा। अब ये 100 में हम 8 ऋणात्मक रूप का है, ये 8 माइनस करेंगे तो आएगा 92। तो इस प्रकार हमारी कुल उपयोगिता क्या हुई, 92। तो इस प्रकार से ये जो है तालिका 3.1 में जैसे बताया गया है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका क्या है, प्रारूप दिखते जाता है। मतलब उसकी कोई वस्तु है, अगर 100 की पहले 10 उत्पादन होती थी, उसके बाद में 20 उत्पादन हो रही है, तो उनमें से कितनी मात्रा में अधिक उत्पादन की जा रही है, तो 10 मात्रा में अधिक उत्पादन की जा रही है। तो इस प्रकार से वो क्या कहलाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता में क्या होता है, जो सीमांत उपयोगिता में पहले उत्पादन किया गया और साथ ही में जब दूसरा उत्पादन किया गया, इन दोनों का उपभोग करने पर क्या कितनी इकाइयों का उपभोग हुआ, कितनी इकाइयों से उपयोगिता प्राप्त हुई, वह क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। ये तो हुआ हमारा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता किस प्रकार तालिका के रूप में बताई जाती है। अब हम उन दोनों के मध्य क्या संबंध पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य किस प्रकार से संबंध होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसमें पहला बताया है, कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, घटती है। मतलब ये दोनों क्या होती है, एक प्रकार से दोनों की एक दूसरे की अपोजिट होती है। जब यह कुल उपयोगिता की दर घटती है तो सीमांत उपयोगिता की दर इसकी दर जब बढ़ती है, घटने से बढ़ती है, तो इसकी दर क्या होती है, घटती है। मतलब ये दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति से बिंदु पर पहुंच जाती है तब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। मतलब जब ये कुल उपयोगिता पूर्ण हो जाती है और अंतिम चरम तक पहुंच जाती है, मतलब जहाँ तक उत्पादन करना है, जहाँ तक उपभोग करना है, जहाँ तक उपयोगिता प्राप्त करना है, वहाँ तक पूर्ण हो जाती है, अंतिम बिंदु तक हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब 0 लेवल पर आ जाती है। जैसे हमने तालिका में देखा था कि जब वो लेवल जब 100 हो गया धनात्मक लेवल, तो उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आया था, हमारा 0 आया था। और 0 आके मतलब वो क्या हुआ था, सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई थी, 0 हो गई थी। और तीसरा है इसके मध्य संबंध, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है।
मतलब क्या होता है कि जब कुल उपयोगिता जो है घटती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, ये एक प्रकार से हमारे जो है इन दोनों उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य एक प्रकार से संबंध है कि इसमें जो है अगर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। जब उपयोगिता के अंतिम चरम बिंदु पर पहुंच जाती है तो यह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है सीमांत उपयोगिता। और जब यह घटती है तो यह क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो कुल उपयोगिता जब धनात्मक होती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये उसके 3 पॉइंट्स थे। ठीक, अब हम उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का क्या पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह महत्वपूर्ण है। इसका पहला पॉइंट है, उपभोग के सभी नियम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित होता है। किस प्रकार आधारित है वो एक दूसरे पर, किस प्रकार से उसके नियम जो है विश्लेषण पर आधारित है, उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है, ये हम इस पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। उपभोग क्षेत्र के सभी प्रमुख नियम जैसे सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि सब इसी धारणा पर आधारित है। वास्तव में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के बिना इन नियमों का प्रतिपादन करना संभव नहीं था। मतलब जो सीमांत नियम जो है उसके बिना किसी भी प्रकार के अन्य नियम का जो है निष्पादन नहीं किया जा सकता है। ये इसका एक प्रकार से क्या होता है, महत्व होता है कि हम बता सकते हैं कि सीमांत विश्लेषण, सीमांत उपयोगिता नियम के बिना किसी भी प्रकार के कोई नियम की हम जो है आशा ही नहीं कर सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता नियम नहीं होगा तो हम किसी प्रकार का कुछ दूसरे नियम का निष्पादन, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे पर क्या है, वो आधारित है। सभी जो नियम हैं उत्पादन के, उपभोग के जो सभी नियम हैं वो सब सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। इसका दूसरा पॉइंट है, सीमांत उपयोगिता मूल्य के निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब क्या है, जो सीमांत उपयोगिता मूल्य है वह निर्धारण करता है, उस मूल्य का निर्धारण करने का एक तत्व होता है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देगा, यह बात वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। उपभोक्ता कोई वस्तु तब तक खरीदता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटकर उसके लिए दी जाने वाली कीमत के बराबर नहीं होती है। मतलब क्या होती है, जब तक कि वस्तु का क्या होता है, सीमांत उपयोगिता के बारे में हमें पता नहीं चलता है तब तक कि उस वस्तु की क्या होती है, उस पर निर्भर होती है, उसकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता पर, वस्तु पर निर्भर होती है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता मूल्य को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने वाला क्या होता है, महत्वपूर्ण तत्व होता है। जब तक वस्तु का हम मूल्य हमें हमारे हिसाब से नहीं मिलता तब तक कि हम वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते नहीं हैं। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता क्या है, वस्तु का मूल्य निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला है, वितरण के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का विशेष महत्व है। मतलब वितरण, मतलब किसी चीज़ को बांटने के क्षेत्र में भी सीमांत उपयोगिता का क्या होता है, महत्व होता है। किस प्रकार महत्व होता है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को मिलने वाला पारितोषण उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। मतलब उसने किस सीमा तक उत्पादन किया उसके अनुसार ही क्या होता है, उसको जो पारितोषण मिलता है उसके आधार पर होता है, उसकी उत्पादकता के बराबर होता है। और साधन की सीमांत उत्पादकता उत्पादन के लिए सीमांत उपयोगिता को बतलाती है। मतलब जो है सीमांत उत्पादकता, मतलब किस सीमा तक उत्पादन करना है तो वो उसको क्या क्या बताती है कि उत्पादक की सीमांत उपयोगिता को बताती है। मतलब उसका जितना उत्पादन होगा, सीमांत उत्पादन जितना किया जाएगा वह उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक, अब अगला पॉइंट है, राजस्व के क्षेत्र में महत्व। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण राजस्व के प्रत्येक क्षेत्र जैसे सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय इत्यादि के विशेष महत्व रखता है। जैसे राजस्व मतलब सरकार द्वारा जो हमें कर प्राप्त होते हैं, सार्वजनिक व्यय सरकार द्वारा जो सार्वजनिक रूप से व्यय किए जाते हैं या फिर उनको जो सार्वजनिक रूप से आय प्राप्त होती है, यह सभी भी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के महत्व के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से यह सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के महत्व हुए।